हेलो फ्रेंड्स, जीएस बाय अनु सर चैनल में आपका एक बार फिर 7 बजे स्वागत है। और आज का नेक्स्ट लेक्चर जो छोड़ा गया था साउथ अमेरिका, उसके आगे आज ये सेकेंड लेक्चर है। तो पहले कल आपके देशों की लोकेशन बताई गई थी, आज उसके आगे हम पर्वत, पठार, मरुस्थल, वनस्पति, नदियां और झीलों के बारे में बात करेंगे। और इससे क्या होता है कि हर एक टॉपिक आपका कंप्लीट होता जाएगा। और जब भी आप जियोग्राफी पढ़िए तो आप मैप लेके बैठिए, एटलस लेके बैठिए और अपनी लोकेशन जो भी बोला जाए उसको देखिए। इससे क्या होता है कि आपका जो भी कंटेंट होगा वो एकदम क्लियर होता चला जाएगा। दूसरी चीज क्या होती है कि जब भी पेपर सेटर होता है, जो पेपर बनाता है, वो आपको ये चेक करने की कैसे करता है कि कहीं आप रटे तो नहीं है। इसलिए वो ऐसी चीजें रखता है जिसमें आपको कहेंगे मैप की आवश्यकता पड़ती ही पड़ती है। इसलिए आप मैप या कहेंगे एटलस लेके जरूर बैठा करिए। और उतने टाइम लेके नहीं बैठ पा रहे हो लाइव क्लास पे, तो आप वीडियो देखने के बाद, लाइव होने के बाद थोड़ी देर बाद वीडियो चला कर देखिए और जो भी क्वेश्चन आपको लगता है कि ये चीज हमें इसके बारे में जानना चाहिए, उसको एटलस में देखिए और हमेशा के लिए वो क्वेश्चन आपका तैयार हो जाएगा। तो आज बात करते हैं साउथ अमेरिका की, दूसरा लेक्चर है। इसमें आज पर्वत की बात करते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं एंडीज पर्वत श्रृंखला। सारे पॉइंट आप नोट करते जाएंगे। एंडीज पर्वत श्रृंखला, एंडीज पर्वत श्रृंखला की बात करें तो ये एक नवीन वलित पर्वत श्रृंखला, नोट कर लेंगे, नवीन वलित श्रृंखला, वलित पर्वत श्रृंखला। और इसका जो निर्माण है वो एल्पाइन कल्प में हुआ है। एल्पाइन कल्प में हुआ है, आप नोट कर लेंगे कब हुआ है, एल्पाइन कल्प में हुआ। कहेंगे एल्पाइन क्या है कि जब पृथ्वी के भूगर्भिक निर्माण हुआ, जब पृथ्वी की उत्पत्ति हुई, तो कहा जाता है कि 5 आपके एरा बनाए गए, 5 एरा निकल के आए। एक आपने नाम सुना होगा प्री पैलियोजोइक, ये दोस्तों नोट कर लेंगे, पैलियोजोइक। इसके बाद कौन आता है, पैलियोजोइक आता है, पैलियोजोइक। पैलियोजोइक की बात करें तो मीसोजोइक, मीसोजोइक के बाद आपका आता है सिनोजोइक, सिनोजोइक, सिनोजोइक के बाद आपका आता है नियोजोइक। तो ये 5 आपके कहेंगे एरा बनाए गए या कहेंगे महाकल्प बनाए गए। दोस्तों अच्छे से नोट कर लेंगे, जब पृथ्वी की उत्पत्ति हुई तो कितने एरा थे, 5 एरा बनाए गए। 5 एरा में 4 युग हैं और 18 कल्प बनाए गए। तो यहाँ पे जो हमने बोला प्री पैलियोजोइक, इसको प्री आर्कियन युग भी कहा जाता है, प्री आर्कियन महायुग काल को बोला जाता है। तो कहेंगे इसमें आर्कियन क्रम की चट्टानें आती हैं। किस कौन सी आती है, आर्कियन क्रम की चट्टानें आती हैं। तो हमने कहा कि जो प्रताप की जो एंडीज पर्वत श्रृंखला निकल के आती है, वो एंडीज पर्वत श्रृंखला जो है, यहाँ पर देखेंगे तो मीसोजोइक के बाद जो आता है सिनोजोइक। कौन सा आ रहा है, सिनोजोइक कल्प आता है। तो इस कल्प में ये आपका जो सिनोजोइक है, सिनोजोइक कल्प में इसका निर्माण हो रहा है। और सिनोजोइक के किस कल्प में हो रहा है, तो कहेंगे सिनोजोइक के ये आपका एल्पाइन कल्प में। किसमें हो रहा है, एल्पाइन कल्प में हो रहा है। दोस्तों ये एल्पाइन बोला जाता है, इसको बोला जाता है कैलिडोनियन। आप नोट कर लेंगे, कैलिडोनियन कल्प, डोनियन। और इसको बोलते हैं हर्सियन। तो इसमें आपसे पूछा जाता है हर्सियंस कि कब किसका निर्माण हुआ। तो आपको याद रखना है कि अभी हम जब आपको हिस्ट्री पढ़ाएंगे तो सारी चीजें आपको क्लियर करेंगे कि पैलियोजोइक को कैलिडोनियन कल्प में कौन कौन से पर्वत आ रहे हैं, मीसोजोइक में हर्सियन क्रम के पर्वत आए और सिनोजोइक में एल्पाइन। कहेंगे हिमालय का भी जो निर्माण हुआ वो किस कल्प में हो रहा है, एल्पाइन या कहेंगे सिनोजोइक महाकल्प में हुआ जाए। और कौन सा कल्प है, एल्पाइन। इसलिए बोला जाता है कि एंडीज पर्वत श्रृंखला जो है, इसका निर्माण जो है वो नवीन वलित पर्वत है। और कब हुआ, एल्पाइन कल्प में हुआ। कौन सा युग है, मीसोजोइक महाकल्प में हुआ जाके। ठीक है, अब बात करते हैं एक एक यहाँ पे पर्वत की। तो यहाँ पे पर्वत की बात करें एंडीज पर्वत श्रृंखला, तो एंडीज पर्वत श्रृंखला आपकी वेनेजुएला से स्टार्ट होती है, ऐसे वेनेजुएला से आएगी और यहाँ तक चिली तक आएगी। तो आपको याद रखना है कि आपकी जो पर्वत श्रृंखला है, कौन सी पर्वत श्रृंखला है, तो कहेंगे ये पर्वत श्रृंखला है आपकी एंडीज पर्वत श्रृंखला। तो एंडीज पर्वत श्रृंखला कहां से स्टार्ट हुई, दोस्तों नोट कर लेंगे, वेनेजुएला। कहां से आ रही है, वेनेजुएला। वेनेजुएला के बाद कहां से आ जाएगी, कहेंगे कोलंबिया। कोलंबिया के बाद कौन सा देश पड़ता है, इक्वाडोर। इक्वाडोर, इक्वाडोर के बाद देश कौन सा आ जाएगा, पेरू। पेरू के बाद कौन आ जाएगा देश, बोलिविया। बोलिविया के बाद कौन सा आ जाएगा, चिली। और चिली के बाद आपका आ जाएगा अर्जेंटीना।
दोस्तों ये 7 देश, 1 2 3 4 5 6 7, हर एक चीज आपको क्लियर हो जाएगी। बस आप मैप खोल के बैठिए और एक ध्यान से उस चीज को देखने की कोशिश करिए कि एंडीज पर्वत श्रृंखला जो है वो बनी कब, किस महाकल्प में आ रही है और कितने देशों में। तो हमने बताया कि ये वेनेजुएला से स्टार्ट होती है, वेनेजुएला से स्टार्ट हुई और कहां तक आ रही है, तो कहेंगे अर्जेंटीना तक। कहां तक है, अर्जेंटीना तक। दोस्तों ये 7 देशों में फैली है। आप याद रखेंगे कि आपकी ये 7 देशों में, तो अब इससे क्वेश्चन क्या बन गया, 7 देश में कहां से आ रही, वेनेजुएला से, कहां से, अर्जेंटीना से। तो वेनेजुएला, कोलंबिया, इक्वाडोर, पेरू, बोलिविया, चिली और अर्जेंटीना, ये 7 देशों के अलावा पूछ सकता है कि किस देश में आपकी एंडीज पर्वत श्रृंखला नहीं है, तो आप क्या बताएंगे, इसके अलावा कोई देश आ रहा है तो आप उसको टिक करेंगे। अब यहां पे बात करें एंडीज पर्वत श्रृंखला जो है विश्व की सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला है, विश्व की सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला। ये सारे पॉइंट आप नोट करते जाएंगे। विश्व की सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला, कमेंट के माध्यम से बताएं दुनिया की दूसरी सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला कौन सी है, जल्दी कमेंट करके बताएं। अगर समझ में आ रहा है तो कमेंट कीजिए। विश्व की दूसरी सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला कौन सी है, आपको कमेंट से बताना है। पहले हमने बता दी विश्व की सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला आपकी कौन है, एंडीज पर्वत श्रृंखला। अब बात करते हैं इसकी कुछ चोटी है। तो यहाँ इक्वाडोर जो है दोस्तों, इक्वाडोर में 2 चोटियां पड़ती हैं। इस चोटी का नाम है कोटोपैक्सी। कौन सा पर्वत आ गया, कोटोपैक्सी। सारे पॉइंट आपको नोट करना है और एक इसी के नीचे और आई, ऐसे बनाते जाएंगे और मेटलस में देखेंगे। ये आपकी है चिम्बोराजो, चिम्बोराजो। दोस्तों हर एक चीज आपको क्लियर की जा रही, आपको इतना अच्छा कंटेंट मिल रहा है तो आप कोशिश करिए, जो नए बच्चे वो सब्सक्राइब कीजिए, नए स्टूडेंट या नए दोस्त जुड़े हैं वो सब्सक्राइब करें और जो पुराने वो ज्यादा से ज्यादा सेशन को शेयर जरूर कर दिया करें और लाइक किया करें। आप आए तो लाइक पहले करें। तो यहाँ पे हमने क्या बोला, चिम्बोराजो और कोटोपैक्सी कहां पे, इक्वाडोर पे। पहला क्वेश्चन बन गया कि एंडीज पर्वत श्रृंखला की उत्तरतम चोटी कौन सी है, कोटोपैक्सी। अब कोटोपैक्सी से क्या क्वेश्चन बनेगा, तो इससे लिख लेंगे यह विश्व का सबसे ऊंचा, नोट कर लें, विश्व का सबसे ऊंचा सक्रिय ज्वालामुखी है। कैसा है, सक्रिय ज्वालामुखी पर्वत है। ज्वालामुखी पर्वत कौन सा है, यहाँ पे कहेंगे कोटोपैक्सी। ज्वालामुखी भी है और पर्वत भी है, तो सबसे विश्व का सबसे ऊंचा, अब देखो इसमें पॉइंट क्या पढ़ना है, सक्रिय। कैसा है ये, सक्रिय ज्वालामुखी पर्वत है। सक्रिय ज्वालामुखी कहां पर है, तो कहेंगे एंडीज पर्वत श्रृंखला पे विश्व का। और कैसा है, सक्रिय ज्वालामुखी है। उसके नीचे कौन सा आया, तो उसके नीचे आपका आ रहा है चिम्बोराजो। कौन सा आ गया, चिम्बोराजो। नीचे दोस्तों आएंगे, यहां पर एक और आपका पड़ेगा, पर्वत पड़ेगा, इसका नाम है ओजस डेल सलाडो। ये कहां पड़ेगा, तो आपको याद रखना है ओजस डेल सलाडो। किसकी बात कर रहे हैं दोस्तों, ओजस डेल सलाडो। ओजस डेल सलाडो दोस्तों ये आपके पेरू और बोलिविया की सीमा पर है, बोलिविया की सीमा पर। और कहेंगे ये विश्व का सबसे ऊंचा ज्वालामुखी है। ये कैसा ऊंचा ज्वालामुखी है दोस्तों, ऊंचा ज्वालामुखी पर्वत है। वो कैसा था, वो विश्व का सक्रिय ज्वालामुखी पर्वत है। यहाँ पे केवल क्या लिखा है, ऊंचा ज्वालामुखी पर्वत है और ये सक्रिय है, ये आपका सक्रिय नहीं है। तो आपका ये 3 हो गए दोस्तों, यहां तक समझ में आ रहा है तो थंब कीजिए। अब आगे बात करते हैं, एक आप चिली और अर्जेंटीना के बॉर्डर पर देखेंगे, यहां पर एक चोटी पड़ती है, इसको बोला जाता है एकाकागुआ। कौन सी है, एकाकागुआ। तो एकाकागुआ की बात करें, इसको लिखेंगे ये एंडीज की सबसे ऊंची चोटी है। एंडीज की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, तो कहेंगे आपकी एकाकागुआ। और साउदर्न या कहेंगे दक्षिणी गोलार्ध की सबसे ऊंची चोटी है। 2 क्वेश्चन बनेंगे, दक्षिणी गोलार्ध की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, आप कहेंगे एकाकागुआ। और विश्व की दूसरी कहेंगे, एंडीज की दूसरी कौन सी है, तो कहेंगे एकाकागुआ। एंडीज की पहली है और कहेंगे दक्षिणी गोलार्ध की ये पहली है। दोनों को टॉपिक यहाँ पे क्लियर हो गए, नोट कर लिया। अब यहाँ पे बात करते हैं आगे। तो यहाँ पे पर्वत की बात हो गई, अब बात करते हैं पठार की।
ये सारे पॉइंट नोट करते जाएंगे दोस्तों। अगर आप सीरियस होकर तैयारी कर रहे हैं तो आप सारे डाटा कलेक्ट करिए और डेली रिवाइज करिए, क्योंकि आजकल नौकरी मिलना कोई खेल नहीं है। दिन पे दिन आपको हार्ड वर्क करना पड़ेगा, मेहनत करनी पड़ेगी, आपको रणनीति बनानी पड़ेगी। हर सब्जेक्ट के लिए आपको अलग से टाइम देना पड़ेगा, और जब टाइम देंगे और हर सब्जेक्ट में कोशिश ये करिए कि एक सब्जेक्ट आप ऐसा बनाइए जिसमें आपके बेहतरीन कमांड हो। उससे क्या होता है, आपका स्कोर होगा। तो यहाँ पे बात करते हैं पठारों की। तो सबसे पहले पठार की बात करें कि अर्जेंटीना के क्षेत्र में पठार आता है। इस पठार का नाम है दोस्तों पैटागोनिया का पठार है। नोट कर लेंगे, ये कौन सा पठार है, पैटागोनिया का पठार। पैटागोनिया पठार दोस्तों कौन सा पठार है, पैटागोनिया पठार। और ये पठार कैसा है, ये शीतोष्ण पठार, शीतोष्ण पठार है। ठीक है, शीतोष्ण क्यों होगा, क्योंकि देखो ये मकर रेखा के नीचे है और साथ ही साथ यहाँ पर्वत का पृष्ठ छाया प्रदेश पड़ता है। कैसा क्षेत्र पड़ता है, पृष्ठ छाया प्रदेश। लिख लेंगे पृष्ठ छाया प्रदेश पड़ता है, क्योंकि यहाँ क्या होता है, इसकी वजह से धूप नहीं आ पाती है, ये कैसा हो जाता है, पृष्ठ छाया प्रदेश हो जाता है। ठीक है, तो पहला कौन सा बन गया, पैटागोनिया का पठार। दोस्तों नोट करते जाएंगे, आगे देखेंगे एक यहाँ पठार आ रहा है। इस क्षेत्र को बोला जाता है ब्राजील उच्च भूमि। इसको बोला जा रहा है दोस्तों ब्राजील उच्च भूमि। कौन सा भाग है, ब्राजील उच्च भूमि है। और इसके ऊपर आएंगे तो यहां पर एक क्षेत्र पड़ता है दोस्तों, इसको बोला जाता है गुयाना उच्च भूमि। ये सारे पॉइंट आप नोट कर लेंगे। ये कौन सा है, गुयाना उच्च भूमि। ये केवल गुयाना में, फ्रेंच गुयाना भी आता है, सूरीनाम में भी आता है। तो अब बात करते हैं ब्राजील उच्च भूमि जो है, यहाँ पे कहेंगे, यहाँ पर विषुवत रेखा हमने बताई थी गुजर रही, कौन सी, मकर रेखा। तो मकर रेखा में हमने कहा था इससे दो रेखाएं गुजर रही, एक विषुवत रेखा और एक मकर रेखा। तो हमने कहा था यहाँ से जब गुजरेगी अर्जेंटीना ब्राजील से, तो यहाँ हमने कहा था एक यहाँ पर एक स्थान है जिसका नाम है साओ पोलो। कौन सा क्षेत्र था, साओ पोलो। साओ पोलो कहां पड़ रहा था, तो हमने कहा मकर रेखा के पास। और एक कौन था, आंटाफागास्टा। ये साओ पोलो ब्राजील का था और एक यहाँ पे आंटाफागास्टा चिली का। तो अब साओ पोलो जो है ये किसके लिए फेमस है, कहेंगे कॉफी व्यापार के लिए फेमस। सारे पॉइंट आप नोट करेंगे। कॉफी व्यापार यहाँ होता है, उत्पादन यहाँ होता है, लेकिन इसका जो निर्यात होता है तो कहेंगे यहाँ पे समुद्र तट पर एक बंदरगाह है जिसका बंदरगाह का नाम है सेंटोस बंदरगाह। नोट कर लेंगे, कौन सा बंदरगाह है, सेंटोस बंदरगाह दोस्तों। कौन सा बंदरगाह है दोस्तों, सेंटोस बंदरगाह है। ये जो व्यापार करने का स्थान ये है और ये सेंटोस बंदरगाह है। ठीक है, तो ये कहां पे पड़ रहे हैं, ब्राजील में। अब आगे बात करें तो यहीं पे कहेंगे एक पठार और पड़ता है। ये एक पठार है, इस पठार का नाम है माटो ग्रासो पठार। कौन सा पठार है, माटो ग्रासो पठार। दोस्तों एक एक चीज आपको ढूंढ के ला रहे हैं, आपके लिए इतनी मेहनत की जा रही, तो आप भी क्या करिए, सेशन को शेयर जरूर कर दिया करें और लाइक जरूर कर दिया करें, और समझ में आए तो थंब दीजिए। तो कौन सा आ गया, माटो ग्रासो पठार। और इसी के बगल में कहेंगे एक यहाँ पर मिश्रित वनस्पति पाई जाती है, मिश्रित वनस्पति पाई जाती है। इस मिश्रित वनस्पति को बोला जाता है, यहाँ पर मिश्रित को आप बोला गया ग्रैंड चाकू। क्या बोलते हैं, ग्रैंड चाकू। दोस्तों नोट कर लेंगे, ग्रैंड चाकू। यहाँ पर कैसी वनस्पति पाई जा रही है, मिश्रित वनस्पति पाई जा रही है, मिश्रित वनस्पति। ठीक है दोस्तों, कौन सी वनस्पति आई, मिश्रित वनस्पति आई। अब यहाँ पे क्वेश्चन क्या बनता है, कहेगा कि इस पठार को उत्तर से दक्षिण क्रम में लगाएं। दोस्तों उत्तर से दक्षिण क्रम में लगाएं। तो अभी एक पठार यहाँ रह गया, बोलिविया की सीमा पर बात करें, बोलिविया की सीमा पर यहाँ पे आ रहा है, इस पठार को बोला जा रहा है बोलिविया कहेंगे पठार। कौन सा पठार है, बोलिविया का पठार, बोलिविया का पठार। कितने पठार बताए, एक पैटागोनिया, बोलिविया, ब्राजील उच्च भूमि, गुयाना उच्च भूमि, माटो ग्रासो। अब यहाँ पे बोलिविया उच्च पठार में बात करें दोस्तों, तो यहाँ कहेंगे एक झील स्थित है बोलिविया की। इस झील का नाम है टिटिकाका झील। क्या नाम है, टिटिकाका झील। और एक झील यहीं पे और पड़ती है, इस झील का नाम है पोपो झील, पोपो झील। तो दोस्तों ये दोनों झील कहां पड़ रही है, ये दोनों झील बोलिविया पठार पर पड़ रही हैं। और टिटिकाका झील कहेंगे दुनिया की सबसे ऊंचाई पर, सबसे ऊंचाई पर स्थित नौकागम्य झील है। कैसी है, नौकागम्य झील है दोस्तों। कैसी झील है, नौकागम्य झील है। तो हमने कहा बोलिविया के पठार पर कितनी झीलें हो गई, एक टिटिकाका हो गई और एक पोपो झील हो गई।
कहां पड़ रही बोलिया, और यहीं पे कहेंगे दुनिया की सबसे ऊंचाई पर स्थित राजधानी ला पाज स्थित है। कौन से स्थित है? ला पाज। दोस्तों यहां तक समझ में आ रहा है तो थंब कीजिए। कौन सी है? ला पाज। अब आगे बात करते हैं, अब बात करते हैं आगे। यहां पर पठार की बात हो गई, अब हम मरुस्थल की बात करते हैं। तो अगर यहां पर पूछा जाए, जल्दी से कमेंट करके बताओ दुनिया का सबसे शुष्क मरुस्थल कौन सा है? जल्दी कमेंट करके बताएं, दुनिया का सबसे शुष्क मरुस्थल कौन सा है? कमेंट करें जल्दी, सबसे शुष्क मरुस्थल कौन सा? 30 सेकेंड का टाइम है, जल्दी से बताएं सबसे शुष्क मरुस्थल कौन सा है? तो कहेंगे कमेंट करके गुड। तो यहां पर देखो, अच्छा और बताइए, बिल्कुल सही बता रहे हैं आप। तो यहां पे देखो, यहां पे बात करें तो आपका ये जो पठार है, इस मरुस्थल को बोला जाता है अटाकामा मरुस्थल। कौन सा मरुस्थल है? अटाकामा मरुस्थल। दोस्तों बिल्कुल सही आपने जवाब दिया है। कौन सा मरुस्थल है? अटाकामा मरुस्थल। नोट कर लेंगे, ये अटाकामा मरुस्थल है, ये दुनिया का सबसे या विश्व का सबसे शुष्कतम मरुस्थल है। कैसा है? शुष्कतम मरुस्थल है। कैसा मरुस्थल है? मरुस्थल है, शुष्कतम मरुस्थल। क्यों? दोस्तों यहां से देखेंगे, यहां से एक जल धारा जाती है, इस जल धारा का नाम है हम्बोल्ट या पेरू की जल धारा। हम्बोल्ट या पेरू जल धारा दोस्तों। क्यों? क्योंकि ये पेरू के पास से गुजर रही है और इसके खोजकर्ता क्या नाम है? हम्बोल्ट नाम है। और ये जल धारा कैसी? शीतोष्ण, शीत जल धारा है। तो ये इसकी वजह से यहाँ पे क्या नमी नहीं रह पाती है, शुष्क मौसम बना रहता है। इस वजह से कैसा सबसे दुनिया का शुष्कतम स्थान हो जाता है। तो कहेंगे किसकी वजह से? पेरू या हम्बोल्ट जल धारा की वजह से ये आपका शुष्कतम मरुस्थल है दुनिया का। अब जल्दी से कमेंट करके बताएं कि दुनिया का सबसे शुष्कतम स्थान कौन सा है? सबसे शुष्कतम स्थान 30 सेकेंड का समय है, आप जल्दी से बताएं दुनिया का सबसे शुष्कतम स्थान कौन सा है? जल्दी बताएं, 30 सेकेंड का समय है। अगर समझ में आ रहा है तो थंब करें और नोट्स बनाएं। 30 सेकेंड का समय है, आप जल्दी से कमेंट करिए दुनिया का सबसे शुष्कतम स्थान कौन सा है। तो दोस्तों यहां नोट कर लेंगे, दुनिया का सबसे शुष्कतम स्थान अरिका। क्या नाम है? अरिका है। ये दुनिया का या कहेंगे विश्व का सबसे शुष्कतम स्थान है, शुष्कतम स्थान है। दोस्तों समझ में आया? और सबसे शुष्कतम मरुस्थल कौन सा है? अटाकामा। और सबसे शुष्कतम स्थान कौन सा है? अरिका। यहां तक बात क्लियर हो गई हो तो आगे चलें, आगे चलते हैं। तो यहां पे आप घास के मैदान की देखें, यहां बात करें तो ये जो क्षेत्र है ये पैटागोनिया का पठार। ऊपर आ जाएंगे तो अर्जेंटीना में घास के मैदान पड़ते हैं। घास को बोला जाता है पंपास घास के मैदान। कौन से घास के मैदान? पंपास घास के मैदान। ये कैसे हैं? शीतोष्ण घास के मैदान है। कैसे? शीतोष्ण घास का मैदान है। और यहां पर पाई जाती है, कहेंगे इस यहां पे गेहूं पेटी है। क्या है? शीतोष्ण मैदान है तो गेहूं उत्पादन होता है सबसे ज्यादा, इसलिए गेहूं पेटी बोले जाता है। और यहाँ पे घास कौन सी पाई जाती है? घास पे याद रखना, अल्फा अल्फा घास पाई जाती है। अल्फा अल्फा घास जो पशुओं के लिए बहुत समृद्धि वाली घास है। इसको खाकर बहुत जल्दी से हट्टे कट्टे आपके क्या हो जाते हैं? पशु हो जाते हैं। इसलिए आपने देखा होगा यहाँ पे 2 पोर्ट बनाए गए। आपकी अर्जेंटीना की राजधानी ब्यूनस आयर्स और उरुग्वे की राजधानी मोंटेवीडियो यहाँ समुद्र तट पर है। और ये मांस प्रसंस्करण सेंटर है या कहेंगे केंद्र है। प्रसंस्करण केंद्र कौन से हैं? ब्यूनस आयर्स और आपका मोंटेवीडियो। क्योंकि यहाँ पंपास में जो घास पाई जा रही है अल्फा अल्फा, खाकर इसके क्या होते हैं? आपके जो जानवर होते हैं, पशु होते हैं, वो जल्दी हष्ट-पुष्ट होते हैं। इसलिए मांस का प्रसंस्करण केंद्र कहाँ पे? यहाँ से निर्यात किया जाता है दुनिया में। यहाँ पे बात क्लियर हो गई। तो अर्जेंटीना में कौन सा घास का मैदान पाया जा रहा है? तो आप दोस्त बताएंगे कि अर्जेंटीना में घास का मैदान पाया जा रहा है जिसका नाम है पंपास। पंपास के बाद आगे आएंगे, यहाँ पे हमने कहा था कि आपकी विषुवत रेखा जब गुजरती है तो विषुवत रेखा जा रही है। फिर हमने कौन सी रेखा बताई? मकर रेखा जा रही है। तो विषुवत रेखा मकर रेखा जा रही है। तो यहाँ कहेंगे ब्राजील के दक्षिण में एक घास का मैदान पाया जाता है। इस घास का नाम है कंपूस। क्या नाम है? कंपूस। और उत्तर में वेनेजुएला क्षेत्र में घास का मैदान आता है। इस घास का नाम है लानोस। ये सारे घास के मैदान याद रखना। ये कैसा घास का मैदान है? तो ये आप कहेंगे उष्णकटिबंधीय है। कैसा है? उष्णकटिबंधीय है। और ये आपका कहां आता है? आपका वेनेजुएला में। और नीचे वाला कहां रहा है? तो कहेंगे आपका कंपोस आपका ब्राजील में।
ये कहां पर आ रहा है? ब्राजील। दोस्तों नोट कर लेंगे, ये ब्राजील में आ रहा है और ये आपका वेनेजुएला में आ रहा है। कहां पे आ रहा है? वेनेजुएला। और इसी के बीच में पठार और पड़ता है दोस्तों, इसको बोला जाता है कटिंगा पठार। कौन सा पठार? कटिंगा पठार। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन आपके लिए, आप सीरियस हैं तो तुरंत बताएं कमेंट करके कि अगर पठारों का उत्तर से दक्षिण क्रम लगाना हो तो आप जल्दी से उत्तर से दक्षिण जो आपके पठार हैं उनका क्रम जल्दी सेट करके बताइए। जल्दी से बताएं कि उत्तर से दक्षिण पठारों का क्रम क्या होगा। आप देख रहे हैं कि आप देखते हैं कि आप कितनी सीरियस तैयारी करते हैं। आप अपने आप को चेक करिए, आप अपने आप को एनालिसिस जरूर करिए। अगर आप सीरियस होकर तैयारी कर रहे हैं, आपको लगता है हमें आगे चल के कुछ करना है, हमें कुछ बड़ा कुछ करना है, कुछ ज्यादा अचीव करना है, ज्यादा माँ बाप के जो सपने देखे उनको पूरा करना है, और अगर नहीं पढ़ना है, अगर केवल खाना पूर्ति करना है तो दुनिया ऐसी पड़ी है। 135 करोड़ जनसंख्या हो गई, सबको नौकरी नहीं मिलती। आप संघर्ष करेंगे तभी मिलेगी। अपने आप को यूनिक बनाओ, अपने आप को यूनिक बनाओ, साथ ही साथ अपने आप अंदर का कॉन्फिडेंस को पहचानो कि तुम क्या कर सकते हो। अपने आप को सम्मान को जगाओ, सेल्फ रिस्पेक्ट जगाओ। जब अपने आप सेल्फ रिस्पेक्ट आएगी तो आप खुद कुछ न कुछ अच्छा करोगे। तो यहां समझो, तो हमने क्या बताया, जल्दी से बताओ उत्तर से दक्षिण पठारों का क्रम बताना है। तो यहां पर हमने घास के मैदान बता दिए, कौन कौन से हैं? कैंपोस, लानोस और आपका पंपास। हम इसके लिए एक अलग से वीडियो लेकर आएंगे। ये दुनिया के जितने विश्व में आपके हर एक महाद्वीप में घास के मैदान है, इसको हम अलग से एक वीडियो लेकर आएंगे। जैसे अभी हमने कर्क रेखा, मकर रेखा और विषुवत रेखा पर सारे देश पढ़ाए थे कि कौन कौन से कंट्री स्थित है, ऐसे हम दुनिया के जितने भी आपके घास के मैदान हैं उनको लेकर आएंगे। अब प्रमुख यहाँ की नदियों के बारे में देखते हैं। हम कहेंगे एक नदी यहां से निकलती है, इस नदी का नाम है ऑर्निको नदी। नोट कर लेंगे, ऑर्निको नदी। ये ऑर्निको नदी जो है, ये ऑर्निको नदी किसके लिए जानी जाती है? तो इसका जो बेसिन है दोस्तों, ये बेसिन किसके लिए जाना जाता है? तो आपको याद रखना, ये ऑर्निको बेसिन जो जाना जाता है पेट्रोलियम के लिए जाना जाता है। किसके लिए? पेट्रोलियम ईंधन समृद्ध क्षेत्र है। और कहेंगे इसकी एक सहायक नदी है, इसकी सहायक नदी है चुरू नदी। इसी नदी पर दुनिया का सबसे ऊंचा जलप्रपात एंजल जलप्रपात स्थित है। एंजल फॉल स्थित है किस नदी पर? तो कहेंगे ऑर्निको की सहायक नदी चुरू नदी पर कौन सा जलप्रपात है? दुनिया का सबसे ऊंचा एंजल जलप्रपात। अच्छा लग रहा है तो आप शेयर जरूर करें, हम करें जल्दी से। कौन सा है? एंजल जलप्रपात। अब आगे बात करते हैं, अब आगे बात करते हैं ऑर्निको के बाद कहेंगे एंडीज पर्वत श्रृंखला से एक नदी निकल कर आ रही है जिसका नाम है अमेजन नदी। कौन सी नदी है? अमेजन नदी। दोस्तों ये सारे पॉइंट आप नोट करते जाएंगे। एंडीज पर्वत श्रृंखला से निकली और कहां पर गिर रही है? अटलांटिक महासागर में गिरती है। दोस्तों अटलांटिक महासागर में गिरती है तो कहेंगे एक उत्तर की ओर से एक नदी आ रही है, इस नदी का नाम है नेग्रो नदी। क्या नाम है? नेग्रो नदी। तो यहाँ पे जो इसकी सहायक नदी है नेग्रो, ये नेग्रो नदी पर एक बंदरगाह स्थित है जिसका नाम है मानास बंदरगाह। दोस्तों क्या नाम है? मानास बंदरगाह। ये सारे पॉइंट आप नोट कर लेंगे। मानास बंदरगाह, ये जो बंदरगाह है कहेंगे नदी बंदरगाह है, नदी बंदरगाह है क्योंकि नदी पर बना है और दुनिया का सबसे अंदर स्थित, दुनिया के सबसे अंदर स्थित बंदरगाह है। आप कमेंट करके बताओ अंदर स्थित है, भारत का सबसे अंदर स्थित बंदरगाह कौन सा है? जल्दी से बताओ, 30 सेकंड का समय है कि भारत का अंदर नदी पर स्थित बंदरगाह कौन सा है? जल्दी कमेंट करके बताओ, देखते हैं आपकी नॉलेज चेक करते हैं कौन सा है। तो यहाँ पे नदी बंदरगाह कौन सा हो गया? मानास। और जहां पे आ रही है इसके मुहाने पर भी एक बंदरगाह बनाया गया जिसका नाम है माकापा बंदरगाह, माकपा बंदरगाह। ठीक है दोस्तों, समझ में आ रहा है? कहेंगे नदी पर कौन सा है? जहां पे नेग्रो मिल रही है मानास, और जहां मुहाना बना रही है वहां पे कौन सा है? माकपा बंदरगाह। ठीक है, और कहेंगे एक दाई यहां से दक्षिण से एक नदी मिल रही, इसका नाम है मदिरा नदी। और यह मदिरा नदी जो है अमेजन की, लिख लेंगे, अमेजन की सबसे बड़ी सहायक नदी है, सहायक नदी है। ठीक है, अमेजन की सबसे बड़ी सहायक नदी कौन सी है? तो आप कहेंगे मदिरा नदी। ठीक है, जो दक्षिण से जाती है, ऊपर से कौन आ रही? नेग्रो। है तो बहुत सारी, क्योंकि ये क्या करे, दुनिया की सबसे सबसे बड़ा अफवाह तंत्र बनाती है। विश्व का सबसे बड़ा अफवाह तंत्र कौन सी नदी बना रही है? तो कहेंगे आपके अमेजन नदी। और कैसा बनाती है? तो कहेंगे वृक्षाकार, ये जरूर याद रखना, वृक्षाकार अफवाह तंत्र बनाती है, अफवाह तंत्र का निर्माण करती है, दुनिया का सबसे बड़ी नदी है। तो इतनी चीज समझ में आई है। तो दोस्तों हम करें
अब आगे बात करते हैं। यहां से हमने कहा विस्फीति क्षेत्र है, विस्फीति क्षेत्र में क्या होता है, ज्यादा वर्षा भी हो रही, वर्षा ज्यादा हो रही है, घने वन भी पाए जा रहे हैं। लानोस कैसा, बड़ी बड़ी घास वाला जंगल है, घास पाई जाती है। और कहेंगे ऐसी लकड़ी पाई जाती है जो इमारती लकड़ी नहीं है, जो लकड़ी पाई जाती है वो इमारती लकड़ी नहीं है, लेकिन पर्यावरण के हिसाब से ठीक है। कैसे, पर्यावरण लकड़ी है, पर्यावरण के हिसाब से लकड़ी ठीक है। इसलिए ये जो ब्राजील का क्षेत्र है, ये जहां पर सदाबहार वन पाए जाते हैं, इसे बोला जाता है दुनिया का फेफड़ा। दोस्तों नोट कर लो, दुनिया का फेफड़ा। और ये कौन सा घास का मैदान बोला जाता है, लानोस और कैंपोस को मिलाकर बोल देते हैं सलवास। मोस्ट इंपॉर्टेंट, दोनों को मिलाकर क्या बोला है, सलवास। और सलवास को दुनिया का फेफड़ा बोला जाता, कहा जाता है। दुनिया में 20% जो ऑक्सीजन प्रोड्यूस होती है वो किस क्षेत्र से हो रही है, सलवास से हो रही है। कहां से हो रही है, सलवास से हो रही है। तो दुनिया का फेफड़ा किसको बोल रहा है, सलवास बोला जाता है। पक्षियों का महाद्वीप किसको बोला जाता है, दक्षिणी अमेरिका को बोला जा रहा है। तो ये सारी चीज हमने किससे बताई, ये आपके दक्षिणी अमेरिका से बताई। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो आप जरूर कमेंट कीजिए। और क्या बोला आपको, अगर कोई कंटेंट आपको अच्छा मिलता है तो आप राइट डाउन जरूर करिए और प्रैक्टिस करिए। डेली आप देखिए 7 बजे आपको क्लास लाइव मिलेगी और जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो आप कमेंट के माध्यम से जरूर बताया करिए। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। धन्यवाद।